नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नमक का दरोगा। नमक का नया विभाग बनने के बाद नमक के व्यापार पर रोक लग गई। बावजूद इसके लोग चोरी छिपे इसका व्यापार कर रहे थे। नमक का व्यापार करने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए। व्यापारियों ने कभी घूस देकर तो कभी अपनी चालाकियों से इस व्यापार को अंजाम दिया। इधर कुछ अधिकारी नमक विभाग में दरोगा पद के लिए लाइन में खड़े थे। यहाँ तक कि वकील भी इस विभाग को अपने कब्जे में लेने के लिए उत्सुक थे। यह बात उस वक्त की है जब लोग अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म को एक ही समझते थे। इस दौरान फारसी का भी ज़्यादा प्रभाव था। प्रेम कहानियाँ और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग ऊंचे पद हासिल कर लेते थे। इधर मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा से निकलकर सीरी और फराद की प्रेम कथा के सहारे काम ढूंढने निकल पड़े थे। वंशीधर के पिता एक अनुभवी इंसान थे, इसलिए उन्होंने वंशीधर को घर की बिगड़ती आर्थिक दशा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटियां जवान हो रही हैं और मैं अब कितने दिन का मेहमान हूँ, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तुम्हें ही इस घर का बोझ संभालना है। वंशीधर के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, नौकरी कैसी भी हो कर लेना, बस यह देखना कि तनख्वाह कितनी मिल रही है। नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपरी कमाई हो, क्योंकि महीने की तनख्वाह से घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। ऊपरी आय भगवान का आशीर्वाद है, जिससे जिंदगी के हर शौक पूरे किए जा सकते हैं और इसी से बरकत भी होती है। वंशीधर के पिता ने उन्हें आगे समझाया, यह बात समझदारी का काम है। यह बहुत समझदारी का काम है। पहले लोगों को देखो, उनकी ज़रूरतों को समझें और फिर मौके की तलाश में जुट जाओ। इसके बाद जो ठीक लगे वो करो। यह याद रखना कि ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आने में ही फ़ायदा है। वंशीधर बहुत होशियार और सज्जन पुरुष थे। वह पिता की सारी बातें सुनकर मंजिल की ओर बढ़ चले। समय का पहिया आगे बढ़ा और देखते ही देखते वंशीधर नमक के दरोगा बन गए। नमक विभाग में दरोगा की नौकरी पाकर वंशीधर बहुत खुश थे। वंशीधर की तरक्की देख पड़ोसियों को उनसे जलन होने लगी। वंशीधर को नमक विभाग में 6 महीने भी नहीं हुए थे कि विभाग के अधिकतर लोग उन पर आंख मूंदकर भरोसा करने लगे थे। उन्होंने अपने काम और अच्छे व्यवहार से आला अफसरों की नज़रों में बड़ा सम्मान पा लिया था। विभाग के अफसर भी उन पर बहुत भरोसा करने लगे थे, जबकि कुछ अफसर बंशीधर से जलते भी थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। बंशीधर के दफ्तर से कुछ दूरी पर जमुना नदी बहती थी, जिस पर एक छोटा पुल बना हुआ था। रात का समय था। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर दफ्तर में आराम कर रहे थे। उन्हें अचानक गाड़ियों और मल्लाहों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर दरोगा जी नींद से जागे। दरोगा जी के मन में सवाल आया कि आखिर इतनी रात में गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं। दरोगा जी ने अपनी वर्दी पहनी और तमंचा जेब में रखकर पुल पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कई गाड़ियां एक कतार में पुल पार कर रही हैं। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, यह किसकी गाड़ियां हैं? दरोगा जी की दहाड़ सुनकर वहां थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। उनमें से किसी एक ने दरोगा जी को बताया, ये पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं। दरोगा जी ने पूछा, अलोपीदीन कौन है? वहां मौजूद लोगों ने कहा, अलोपीदीन दातागंज के हैं। यह सुनकर दरोगा जी चौंक गए, क्योंकि पंडित अलोपीदीन इस इलाके के जाने माने जमींदार थे और और वह रोज और वह रोजाना लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इस इलाके में हर छोटे बड़े शख्स ने उनसे कर्ज लिया हुआ था। पंडित अलोपीदीन का बहुत बड़ा व्यापार था। उन दिनों अंग्रेज अफसर शिकार खेलने उनके इलाके में आते और अलोपीदीन उनकी खातिरदारी करते थे। दरोगा जी ने सामान ढो रहे मजदूरों से पूछा, ये गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं? एक मजदूर ने जवाब, कानपुर। जब मुंशी ने पूछा कि इसमें क्या है, तो वहाँ एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। यह देख मुंशी जी का शक बढ़ने लगा। फिर दरोगा जी ने जोर देकर पूछा, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? मैंने पूछा, इसमें क्या है? जब इस बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मुंशी जी गाड़ी में लदे सामान को देखने चले गए। उन्होंने देखा कि गाड़ियाँ नमक से भरी हुई हैं।
इस घटना की सूचना जैसे ही पंडित अलोपीदीन को मिली, वो लिहाफ ओढ़े दरोगा के पास खड़े हो गए और बोले, दरोगा साहब, ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे कि गाड़ियों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है? दरोगा बंशीधर ने कहा, यह सरकारी आदेश है। इस पर पंडित अलोपीदीन बोले, आप ही हमारे सरकार हैं और हम किसी सरकार को नहीं जानते। यह तो आपका और हमारे घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? आपने बेवजह तकलीफ उठाई। अलोपीदीन ने आगे कहा, ऐसा हो नहीं सकता कि इधर घाट से जाए और आपकी सेवा न करे। मैं तो खुद आपकी सेवा करने के लिए आ रहा था। लेकिन बंशीधर और पंडित अलोपीदीन की बातें बंशीधर पर पंडित अलोपीदीन की बातों का कोई असर नहीं हुआ। बंशीधर एक ईमानदार दरोगा थे, इसलिए अलोपीदीन की घूस देने की बात पर बोले, मैं उन अफसरों जैसा नहीं हूँ जो पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। मैं आपको हिरासत में लेने आया हूँ और आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर दरोगा जी ने जमादार बदलू सिंह से अलोपीदीन को हिरासत में लेने को कहा। बंशीधर के कड़क रवैये से पंडित अलोपीदीन और हैरान रह गए। वहाँ मौजूद सभी लोगों में हलचल मच गई। बदलू सिंह आदेश पाकर आरोपी को हिरासत में लेने गया, लेकिन उसकी हिम्मत न हुई कि वह उनका हाथ पकड़ ले। आरोपी मन ही मन सोच रहे थे कि पहली बार कोई ऐसा अधिकारी देखा है जो पैसों के आगे झुका नहीं। साथ ही वह यह भी सोच रहे थे कि दरोगा जी अभी नौजवान है और माया के मोहजाल से दूर है। पंडित अलोपीदीन ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या हासिल होगा? हम आपसे अलग नहीं हैं। अलोपीदीन की अर्जी पर बंशीधर गुस्से में बोले, मैं आपकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। इधर अलोपीदीन का यह भ्रम अभी तक नहीं टूटा था कि पैसों से किसी को भी खरीदा जा सकता है। उन्होंने बंशीधर को 1000 रुपये देने की बात कही, लेकिन बंशीधर गुस्से में बोले, 1 लाख रुपये देने से भी मेरा ईमान नहीं डगमगाएगा। अलोपीदीन के लाख कोशिश करने के बाद भी बंशीधर अपने ईमान पर डटे रहे। बात 40,000 देने तक पहुंच गई, लेकिन दरोगा बंशीधर ने रुपये के प्रति कोई लोभ ना दिखाया। दरोगा बंशीधर ने बदलू सिंह को फिर से आदेश दिया, इसे हिरासत में ले जाओ। जैसे ही बदलू सिंह पंडित की ओर बढ़ा, वो बेहोश होकर पंडित जी की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल गई। इस घटना पर सभी अपना अपना मत रख रहे थे। अगले दिन पंडित को अदालत ले जाया जा रहा था। जो भी पंडित को इस हाल में देखता वह चौंक जाता। यह पहली बार था जब पंडित अलोपीदीन को ये सब सहना पड़ रहा था, लेकिन अभी अदालत पहुंचने में देर थी। पंडित जी इस शहर के सेठ थे। अधिकारी लोग उनके भक्त, वकील उनके आज्ञापालक और चपरासी चौकीदार उनके गुलाम थे। पंडित जी को बचाने के लिए वकीलों की सेना तैयार की जा रही थी। पैसों की कोई चिंता न थी। सच को झूठ साबित करने के लिए पूरा इंतजाम किया गया। इधर बंशीधर के पास सच के सिवा कोई सबूत नहीं था। उन्हें विश्वास था कि पंडित अलोपीदीन को सजा जरूर मिली, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पंडित अलोपीदीन को बरी करते हुए कहा कि इन पर लगाए सभी आरोप बेबुनियाद है। पंडित अलोपीदीन हंसते हुए दरोगा बंशीधर के पास से गुजर गए। दरोगा को सभी के सामने अपमान झेलना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। यह खबर लिए जब मुंशी बंशीधर अपने घर पहुंचे तो पिता ने उन्हें खूब सुनाया। उन्होंने कहा, मेरे लाख कहने पर भी तुमने मेरी बात न मानी। मेरा मन कह रहा है कि अपना और तुम्हारा सिर फोड़ दूं। मुंशी बंशीधर चुपचाप यह सब सुनते रहे। इसी तरह 1 सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। मुंशी के घर एक सजा धजा रथ आकर थमा। वो पंडित अलोपीदीन थे। उन्हें देखते हुए मुंशी के पिता दौड़े दौड़े उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और उन्हें झुककर सलाम किया। उन्होंने पंडित जी से माफ़ी मांगते हुए कहा, नालायक लड़का, इससे अच्छा होता कि हमें भगवान निसंतान रखता। इस बात पर पंडित जी ने कहा, ऐसा मत कहो,
धर्म पर चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वंशीधर की ओर बढ़ते हुए पंडित जी ने कहा, दारोगा साहब, इसे खुशामद न समझे, क्योंकि खुशामद करने के लिए मैं इतनी दूर न आता। उस रात आपने मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं खुद अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों अमीर देखे, हजारों ऊंचे अधिकारियों से काम करवा, लेकिन आपसे हार गया। मैंने सभी को अपना और अपनी दौलत का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, लेकिन आज आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपसे कुछ विनती करूं। वंशीधर को लगा था कि पंडित उन्हें बेइज्जत करने आया, लेकिन उनकी बातों को सुनकर उनका भ्रम दूर हुआ। मुंशी वंशीधर ने स्वाभिमान के साथ उनका सम्मान किया। वंशीधर ने पंडित जी की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, यह आपकी अदालत है। मैं धर्म से जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। आलोपी दिन ने बंशीधर से विनम्रता से कहा, वहाँ जामुन के पुल पर आपने मेरी एक बात न सुनी, पर अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बंशीधर ने कहा है, मैं भला आपके क्या काम आ सकता हूँ, लेकिन आप जो कहेंगे उसमें कोई गलती ना होगी। आलोपी दिन ने एक स्टैंप लगा पत्र निकाला और बंशीधर को देकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कर लो और अपने हस्ताक्षर कर दो। जब बंशीधर ने उस स्टाम्प लगे पत्र को पढ़ा, उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि पंडित जी ने बंशीधर को अपनी सारी जायदाद और स्थायी मैनेजर बनाने का फैसला लिया था। नौकरी पत्र के मुताबिक बंशीधर को सालाना 6,000 रुपये अतिरिक्त भत्ता, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला और नौका चाकर मुफ्त पेश किए गए थे। बंशीधर कांपते हुए शब्दों से बोले, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं बची है कि आपके सामने मैं कुछ कह सकूं, लेकिन मैं ऐसे ऊंचे पद के लायक नहीं हूँ। आलोपी दिन हंसते हुए बोले, मुझे इस समय तुम्हारे जैसा एक अयोग्य शख्स की जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर होते हुए कहा, वैसे तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे महान और सज्जन पुरुष सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझ में ना तो समझ है और ना ही शिक्षा जो इन कमियों को पूरा कर सके। ऐसे बड़े पद के लिए आपको किसी अनुभवी की जरूरत होनी चाहिए। बंशीधर की बात सुनकर आलोपी दिन ने बंशीधर को कलम थमाते हुए कहा, मुझे ना तो समझदार इंसान की चाह है और ना ही किसी अनुभवी शख्स की। ईश्वर की कृपा से मुझे एक मोती मिला है, जिसके आगे अनुभवी इंसान भी फीके पड़ जाए। आलोपी दिन ने बंशीधर से आगे कहा, ज़्यादा सोचिए मत और हस्ताक्षर कर दीजिए। इधर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको नदी तट वाला रौबदार, ईमानदार, कठोर और सानिध्य दरोगा बनाए रखें। इतना सुनकर बंशीधर की आंखें एक बार फिर भर आई। उन्होंने पंडित जी की ओर श्रद्धा भाव से देखा और नौकरी पत्र पर हस्ताक्षर कर दी। यह देख आलोपी दिन ने मुंशी बंशीधर को अपने गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और कर्तव्य ही इंसान को बड़ा बनाते हैं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी आपको आगे मिलती रहे।